जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, हिंदी के बहुत ही स्पीड से चलने वाले 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि हर टॉपिक से होंगे, हर एग्जाम्स के लिए होंगे। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीटेट, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के क्वेश्चंस का इसमें निचोड़ लेकर आया हूँ। और इस क्वेश्चंस में 50 में से अगर आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 क्वेश्चन करके दिखाइए। और डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होती है, चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ये आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने आप से कमेंट करते रहिएगा। और खासकर जितने भी, अगर आप 50 में से कितने कर पाते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चिरंतन का विलोम सनातन होगा, अविच्छिन्न होगा, शाश्वत होगा या फिर नश्वर होगा। तो चिरंतन का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई अविच्छिन्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत स्पीड से चलेंगे, बस आपको 50 क्वेश्चन में अपने स्कोर्स बताने, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं है कि इस पर ज़्यादा डिस्कस किया जाए। दूसरा है कि इसमें आपको गलत युग्म बताना होगा कि रास्ता नापना का मतलब आकलन करना, रग रग जानना मतलब अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना मतलब सामना करना, शैतान के कान काटना बहुत चतुर होना। इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है, जबकि इसमें से 3 सही होंगे। ये एक प्रकार की लोकोक्ति है और इसमें आपको एक गलत बताने हैं। तो इसमें जो दिया गया है कि रास्ता नापना का मतलब आकलन करना, आकलन का मतलब होता है असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब कि जांच करना, ठीक है, या परख करना, या फिर किसी चीज़ में कितनी काबिलियत है ये पता करना। बाकी रग रग जानना यानी अच्छा तरह से परिचित होना, लोहा लेना सामना करना, शैतान के कान काटना बहुत चतुर होना। तो रास्ता नापना जो होगा ये आपका गलत है, क्योंकि रास्ता नापने का जो सही अर्थ होता है चले जाना। कहते हैं ना कि रास्ता नाप लो, अब यहाँ से निकल लो, चले जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने और आ चुका है कि इस लोकोक्ति में उसके अर्थ के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है। आंख का अंधा, नाम का नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरों पर मरना, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो डी ऑप्शन होगा ना, ये पूरी तरह से इसका गलत है। क्योंकि आ बैल मुझे मार का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी को उकसाना, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर आँख का अंधा, नाम नयन सुख, मतलब आँख का अंधा है और नाम उसका नयन सुख है, मतलब नाम के प्रतिकूल काम करना। अक्ल बड़ी या भैंस मतलब बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब अपना दोष न मानकर दूसरे पर ही मरने, मतलब वो करने लगता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें गलत मैच जो है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। बाकी आप संधि के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और जो उड्डयन होगा ना, ये आपकी किस प्रकार की संधि है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये स्वर संधि में आएगा, विसर्ग में आएगा, या फिर जो है आपकी व्यंजन संधि में आएगा। इस यहाँ पे हम ऑप्शन और जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा उत्धन डयन। तो अब इन तीनों में ही आपको अगर बताना हो तो क्या होगा सही ऑप्शन, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्धन डयन। ठीक है, ये चता जो होता है ना, ये आपके ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की जो भी संधि आप कमेंट करके बताना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त या फिर सृष्टा। तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जो इसमें सब में सही शब्द है वो है आपका दृष्टा, क्योंकि रचयिता का तो होता है रचयिता। ठीक है, और कवियत्री का बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कवियत्री होता है। ठीक है, और ये कवि का क्या है, ये कवि का स्त्रीलिंग है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दृष्टा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चौराहा में कौन सा समास है। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बल्कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराने आया हूँ, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। फिलहाल अगर चौराहा की बात करते हैं, देखो दोस्तों, अगर पंचभुज आ जाए, ठीक है, पंचभुज आ जाता है या फिर दशानन आ जाता है, तो यहाँ पर आप देखें तो पहला जो वर्ड है ना ये आपका संख्यावाचक है। तो जब संख्यावाचक आता है तब आपका हो जाता है क्या, द्विगु समास। मगर जब ये चीज़ अगर किसी शरीर के अंग से जुड़ा हो, अगर कोई भी संख्यावाचक शब्द किसी शरीर के अंग, जैसे भुज, पंचभुज, तो ये आपका 5 भुजाओं वाला, मतलब किसी विशेष जो है तीसरे की बात की जा रही है। तो जब किसी तीसरे की बात की जाती है तब वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे यहाँ पर दशानन, ये भी हाथ की बात हो रही है, मतलब जिसके 10 आनन, मतलब जिसके 10 सिर हैं, 10 सिर वाला। तो ये किसकी बात की जा रही है, ये आपके जो है
रावण की बात की जा रही है। तो जब शरीर के अंगों से किसी संख्यावाचक शब्द का मेल हो जाए तब वो बहुव्रीहि चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ का समूह दर्शाने लगे तब वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका जो अर्थ होगा ना, ये क्या होगा? तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। जब अंदर अंदर कोई कड़ाही में गुड़ पकना, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा गुप्त मंत्रणा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भाई वीडियो लाइक और शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी में आपको हिंदी फोड़ने के लिए भाई ये वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेगी। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब यही भाव दिया हुआ है, बहुब्रीहि दिया हुआ है, द्विगु दिया हुआ है, तत्पुरुष दिया हुआ है। यहाँ पर जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वो होता है आपका बहुव्रीहि, क्योंकि इसमें किसी तीसरे की बात होती है, ठीक है। जैसे दशानन, अभी मैंने बताया ना, दशानन में क्या है? दशानन में जिसके 10 हैं सिर, ठीक है, 10 सिरों वाला, इस टाइप से, तो वो क्या होगा? वो आपका किसी तीसरे, मतलब रावण की बात की जा रही है। तो दशानन में कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्वर किसका भेद है। स्वर जो है समास का भेद है, वर्ण का भेद है, संधि का भेद है, या फिर लिंग का भेद है। तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा, इसमें क्या सही ऑप्शन जाएगा? तो स्वर एक प्रकार से किसका भेद है? तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका संधि का, ठीक है। क्योंकि संधि के जो होते हैं, मतलब संधियाँ जो होती हैं, स्वर संधि खुद की 5 भेद इसमें होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी संधि होती है स्वर संधि में? सबसे पहली होती है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर उसके बाद होती है वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद अयादि स्वर संधि। फिर उसके बाद दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि, और एक कौन सी होती है? एक होती है आपकी यण स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। तो 5 प्रकार की आपकी संधि होती है, जबकि ये किसका भेद होगा? ये संधि का भेद होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अत्याचार शब्द में उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय, कोई भी मूल शब्द लगाओ, जैसे यहाँ पर आचार लिख देते हैं, ठीक है। आचार आपका क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द के पहले लगने वाला, अगर इसमें मैं अति जोड़ देता हूँ तो ये अत्याचार बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? जब मूल शब्द के पहले लगता है जो, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर इसके पीछे कोई शब्द लगता तो वो आपका प्रत्यय हो जाता, ठीक है। एक ऐसा आप लोग शब्द कमेंट करके बताइएगा कि जिसमें उपसर्ग भी लगा हो और प्रत्यय भी लगा हो, ठीक है। एक ऐसे शब्द को कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल अत्याचार में जो आपका उपसर्ग लगा है वो अति लगा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अलंकार जो होते हैं, देखो, शब्दालंकार, अर्थालंकार, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। तो इसमें से किस प्रकार के अलंकार का इसमें जिक्र किया गया है? तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये अंबर पनघट जो होता है, ये ताराघट उषा नागरी में उपमेय उपमान को जो है एक हो गए हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जब उपमेय उपमान एक हो जाते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? यहाँ पर वर्णों को जो है कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आपके कंठ वर्ण है, ठीक है, तालव्य है, मूर्धा है, फिर उसके बाद दंत है, अंतहस्त है, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो कंठ वाले जो होते हैं ये क वर्ग वाले होते हैं, काका गागा। तालव्य जो होता है ये चा वर्ग होता है। मूर्धा जो होता है ये टाठा डाडा वाले होते हैं। जो दंत होता है ये ताथा दादा पूरे होते हैं, ठीक है। अंतहस्त जो होते हैं यारा लावा होते हैं। ऊष्म जो होते हैं ये सासा साहा होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऊष्म पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे जो चाचा जाजा दिया है ये आपका तालव्य है, ठीक है। यारा लावा जो है ये आपका अंतहस्त है, ठीक, अंतहस्त। उसके बाद जो टाठा डाडा दिया है ये आपका क्या है? ये आपका मूर्धा है, यानी मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। लेकिन सा 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 जो दिया है ये आपका क्या है? ये आपका ऊष्म व्यंजन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेढक का तत्सम रूप। मेढक का तत्सम रूप जो आपको बताना है, तो तत्सम तद्भव भी आपसे पूछ लिया जाता है। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से आज भी उसी शब्द में यूज़ हुए, यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो तत्सम होते हैं। लेकिन जो संस्कृत से आज तोड़ मरोड़ कर आज की भाषा में बना दिए गए हैं उसे तद्भव कहते हैं। यानी जो संस्कृत से परिवर्तित होकर शब्द बोले जाते हैं उन्हें तद्भव, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो मेंढक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका अर्थ ये हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंडूक, ठीक है। इसका सही ऑप्शन मंडूक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दिग्गज। आपको मैंने बताया संधि के बारे में कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3, स्वर, व्यंजन और
विसर्ग, जिसमें से स्वर संधियाँ खुद आपस में 5 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयादि। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि दिग्गज जो होता है दिक धन गज में, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एक प्रकार की क्या है? व्यंजन संधि है। जब पहला वर्ण टूटने पर कोई व्यंजन आता है, इधर कुछ भी आ जाए लेकिन इधर जो होता है अगर व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि बन जाएगा। ठीक है, और जब दिह धन गज यानी अगर जिसमें विसर्ग आता है तो वो आपके जिसमें अयोगवा या फिर आह की मात्रा के साथ जो पहला वर्ण टूटता है तो वो किसमें? विसर्ग में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा का। व्यंजन संधि ये कुछ नियम हैं जो कि पहले से तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे का गा में परिवर्तित हो रहा है, तो इस नियम को भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा दिग्गज। ठीक है, गुप्त का विलोम, गुप्त चीज़ का मतलब क्या होता है? गुप्त शब्द का विलोम जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम गुप्त की बात करते हैं तो गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, प्रकट का मतलब जो सामने हो। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकट। गांठ का पूरा, मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ का पूरा, दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या फिर मालदार। जो गांठ का पूरा हो उसे क्या कहा जाता है? तो गांठ का पूरा मतलब कहा नहीं जाता, मतलब एक मतलब अपनी बोलचाल भाषा में गांठ का पूरा है मतलब कि ईमानदार है। ठीक है, मतलब इस पर भरोसा किया जा सकता है, गांठ का पूरा है। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर करते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। डेली शाम को 7 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है और हर एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लक्ष्य का अनेकार्थिक शब्द क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द नाम, बल, गतिचाल, निशाना, उद्देश्य, सही, गलत। तो जो लक्ष्य का सही अनेकार्थी शब्द अगर हम पूछें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्य का मतलब होता है कि निशाना। ठीक, जब कोई निशाना लगाने के लिए पूछा जाता है तो उसका वो लक्ष्य होता है। ठीक है, मतलब निशाना को लक्ष्य कह सकते हैं और उद्देश्य भी, मतलब तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 क्वेश्चन पे देखेंगे सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो सुधा, दोस्तों ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में लेकर आया हूँ। आप लोग किसी भी वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सुधा। इसका जो सही ऑप्शन होगा, सुधा का मतलब होता है अगर देखा जाए तो एक प्रकार से सुधा जो होता है पानी के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अमृत के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर इसमें ये दोनों ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा, अमृत और पानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है ये, आँख का अंधा नाम नयन सुख। वैसे तो ये अभी 4 ऑप्शंस में मिले हुए थे, लेकिन ये अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताना कि आँख का अंधा नाम नयन सुख का सही ऑप्शन आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना या संतुष्ट होना। इसका जो सही ऑप्शन होगा कमेंट करके ज़रूर बताना। डेली ऐसी क्लासेस के लिए आप लोग ज़रूर जुड़ें, शाम को 7 बजे डेली ही अपलोड होगी। और आपकी वैकेंसियों की भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।